वेलकम टू गाइडली के ऊपर जो जेईबी के लिए आपका क्रैश कोर्स चलाया गया है, कंप्लीट थ्योरी इसके अंदर आपको करवाई जा रही है। सेशन 11 में आपके लिए ले आया हूँ। बाकी वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस ऐड की गई हैं। इस टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन। बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या होता है कि जब किसी भी तरीके की ग्रीवेंसीज होती हैं बैंक के खिलाफ, तो कस्टमर इसके थ्रू अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। लेकिन इस तक पहुंचने से पहले बैंक के अंदर उसको एप्लीकेशन देनी होती है कि मुझे ये दिक्कत फेस हो रही है, इसका निवारण किया जाए। जब बैंक की तरफ से कोई उसको रिप्लाई, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेटिस्फाई करने वाला नहीं मिलता है, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल रिप्लाई उसको नहीं मिलता है, तो वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। लेकिन शर्त इसकी यही है सबसे पहली कि आपको बैंक के पास पहले कंप्लेंट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कई बार हो सकता है कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको लगा हो कि आपको एक दिक्कत महसूस हुई है, लेकिन वो ऐसा नहीं था। इसलिए बैंकिंग के पास एक बार आपको अप्रोच जरूर करना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ थी। बैंकिंग ओम्बड्समैन का बैकग्राउंड क्या है? बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम लेके आई गई थी 1995 के अंदर आरबीआई के द्वारा, और फिर इसको रिवाइज किया गया लास्ट में 2006 के अंदर। और उसके बाद लास्ट में जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है उसके बारे में आपको पता ही है। वो मैं आपको जब करंट न्यूज़ करवाऊंगा बैंक से रिलेटेड, उसके अंदर आपको करवाऊंगा कि वो चीज़ क्या है, ठीक है। लेकिन बैंकिंग ओम्बड्समैन आपको इंटरनली इंडिविजुअली भी आपको समझनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले इंडिविजुअल समझ में आ जाए। एप्लीकेशन ऑफ स्कीम अप्लाइज टू बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया, होल इंडिया, कोई स्टेट या कोई भी यूनियन टेरिटरी से छूटी हुई नहीं है। ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स इन इंडिया इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, सारे इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर कवर किए गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई रूरल बैंक है वो उसकी ग्रीवेंसेस आप नहीं डाल सकते बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास, ठीक है। बिजनेस डन इन इंडिया, किसी भी तरीके का बिजनेस किया जाता है बैंकिंग बिजनेस, तो उसकी भी आप इसके साथ कर सकते हैं, चाहे आप उस बैंक के कस्टमर हो चाहे ना हो। आरबीआई में सस्पेंड द स्कीम पार्टली और फुल्ली इन जनरल फॉर अ स्पेसिफिक बैंक फॉर सच पीरियड इज एज इट कंसीडर्स अप्रोप्रिएट। और आरबीआई के पास ये पावर है कि किसी एक बैंक के लिए स्पेसिफिकली या पार्शियली या फुल्ली इसके लिए किसी भी बैंक को इससे बाहर रख सकता है या अंदर रख सकता है, ठीक है। तो आरबीआई के पास ये पावर रहती है। अपॉइंटमेंट ऑफ ओम्बड्समैन, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए पूछा जा सकता है आपसे। सीजीएम या जनरल मैनेजर ऑफ आरबीआई ही इसके अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होती है वो इसको अपॉइंट करते हैं। टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट क्या रहती है? 3 साल से ज़्यादा के अपॉइंटमेंट पीरियड नहीं रहता है, जो इनका ड्यूरेशन होता है वो 3 साल मैक्सिमम रहता है। ओम्बड्समैन ऑफिस कहाँ है? लोकेशन क्या क्या है? जो आरबीआई के द्वारा स्पेसिफाइड प्लेसेस है वहाँ पर है। 1 जुलाई 2019 तक 22 बैंकिंग ओम्बड्समैन ऑफिसेज 18 सिटीज़ के अंदर थे। और आज की डेट की अगर हम बात करें तो ये 22 की बजाय टोटल कितने हैं? 24 बैंकिंग ओम्बड्समैन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम हैज़ बीन पुट इन प्लेस बाय, किसके द्वारा ये लाई गई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका आंसर बनेगा, ठीक है। और अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी यही रहती है, सीजीएम या जनरल मैनेजर ऑफ आरबीआई इसके बैंकिंग ओम्बड्समैन उन्हें बोला जाता है। ओम्बड्समैन कौन होता है? किसी पर्सन को बोला जाता है, ठीक है, कि इस एरिया के ओम्बड्समैन कौन है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड फर्स्ट पुट इन प्लेस बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम इन 1995, बाद में इसको 2006 के अंदर रिवाइज भी किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम इज एप्लीकेबल टू, किसके ऊपर एप्लीकेबल है? तो आंसर बनेगा आपका, मैंने अभी आपको बताया, होल इंडिया, ठीक है, होल ऑफ इंडिया। चलिए इसका आंसर एक बार मैं बता देता हूँ। एज पर बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, हेंस आंसर वुड बी डी। अब बात करते हैं डेफिशिएंसीज क्या क्या हो सकती हैं जिसके तहत आपको बैंकिंग ओम्बड्समैन की तरफ आगे बढ़ना पड़ता है। तो डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ, पर चलिए पहले डेफिशिएंसी से पहले ये देखते हैं कि डेफिशिएंसी जनरल बैंकिंग में क्या आती है, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग और उससे रिलेटेड अदर सर्विसेज जो हैं वो भी जनरल बैंकिंग में काउंट की जाती हैं। नॉट प्रोवाइडिंग डिले इन सर्टेन सर्विसेज, कोई भी तरीके की डिले किया जा रहा है या सर्विस ही प्रोवाइड नहीं की जा रही है। डिपॉजिट अकाउंट से रिलेटेड भी हो सकती है, करेंसी रिलेटेड भी हो सकती है कि कन्वर्ट नहीं की जा रही है, बदल के नहीं दी जा रही है, एक्सचेंज नहीं किए जा रहे हैं, कटे फटे पुराने नोट्स, फेयर प्रैक्टिसेस नहीं है, ठीक है, किसी को भेदभाव किया जा रहा है किसी भी तरीके से, तो ये सारे इसके अंदर कवर किए जाते हैं। जनरल बैंकिंग देख लिया। अब लोन्स एंड एडवांसेस में जो बैंक्स हैं जिनकी वजह से आपको
ठेस पहुंच सकती है वो क्या हो सकता है, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ आरबीआई डायरेक्शन ऑन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने तो कम कर दिया है, लेकिन आपका लोन रेपो लिंक्ड है, ठीक है, जो है रेपो लिंक्ड है, तो भी आपका लोन का जो रेट है वो कम नहीं हुआ है, तो भी आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि सबसे पहले आपको बैंक को बोलना होगा, ठीक है। डिले इन सैंक्शन, डिसबर्समेंट्स या सैंक्शन के अंदर डिले हो रहा है किसी भी तरीके की वजह से, तो आप जा सकते हैं। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन विदाउट फर्निशिंग वैलिड रीजंस टू द एप्लीकेंट, कोई वैलिड रीज़न आपको दिए बिना आपकी जो एप्लीकेशन है लोन की उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। नॉन एडेरेंस टू फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर लेंडर, कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स अडोप्टेड बाय बैंक, अगर उनके साथ एडेरेंस नहीं है तो भी जा सकते हैं। नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ आरबीआई गाइडलाइन ऑन एंगेजमेंट ऑफ रिकवरी एजेंट्स, रिकवरी एजेंट्स जो हैं उनको एंगेज करने के लिए जो आरबीआई की गाइडलाइन दी गई है उनको अगर नहीं रखा गया है ध्यान में तो भी जा सकते हैं। नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ एनी अदर आरबीआई डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन, तो उसके तहत भी बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट जा सकती है, ठीक है। तो फाइलिंग अ कंप्लेंट, कंप्लेंट फाइल करने पहुंच गए हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास। कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, अ पर्सन हु हैज़ अ ग्रीवियंस अगेंस्ट बैंक, जिसको आहत पहुंची है, ठेस पहुंची है, वो जा सकता है। उस पर्सन का कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी जा सकता है, और नोट एन एडवोकेट, एडवोकेट नहीं है वो जा सकता है, यानी उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बट नोट एन एडवोकेट, ये याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक दो बार पूछा भी गया। वेयर कैन वन फाइल अ कंप्लेंट, कंप्लेंट आप या तो चिट्ठी भेज के कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं। विद द बैंकिंग ओम्बड्समैन विद इन हुज ज्यूरिडिक्शन द ब्रांच या ऑफिस ऑफ बैंक इज सिचुएटेड, ठीक है। आप कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पे वो जिस बैंकिंग ओम्बड्समैन के अंडर में वो ब्रांच आती है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए आप जिसकी ज्यूरिडिक्शन में बिल एड्रेस पे किया जा रहा है, कंप्लेनेंट का जो बिलिंग एड्रेस है वो कहाँ का है वो देखना है आपको, ठीक है। कैसे वो की जा सकती है, या तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिकली आप कर सकते हैं ऑनलाइन, या आप राइटिंग में लेटर लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या हैं कंप्लेंट डालने के लिए, प्रायर रिप्रेजेंटेशन टू द बैंक, मस्ट हैव रिप्रेजेंटेटिव टू बैंक इन राइटिंग, राइटिंग के अंदर आपको अपनी जो दिक्कत महसूस हुई है वो बैंक के पास रखनी है। बैंक ने वो कंप्लेंट रिजेक्ट भी कर दी हो, या आपको कोई रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी ना मिला हो, या आप कह सकते हैं कि 1 महीने तक आपको रिप्लाई ना मिला हो, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। कोज क्या हो सकता है इस एक्शन का, वॉज नॉट डेल्ट विद सेटल्ड बाय बैंकिंग ओम्बड्समैन अर्लियर इन एनी केस फॉर सेम कंप्लेनेंट और अदरवाइज, सेम ही कंप्लेनेंट ने सेम अगर दिक्कत पहले भी डाली थी बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास, अगर वो डील पहले की गई है बैंकिंग ओम्बड्समैन के द्वारा, तो आप नहीं जा सकते, वरना आप जा सकते हैं, ठीक है। और क्या है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन इज नॉट डेल्ट, कंप्लेंट जो है इज नॉट डेल्ट विद इन एनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कोई कोर्ट के अंदर आप उसका मामला नहीं चल रहा है तो ही आप उसको लेके जा सकते हैं, या वो एक इररेलेवेंट इन नेचर ना हो तो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अपनी कंप्लेंट लेके चले गए कि मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछा गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास भी काफ़ी कंप्लेंट्स आती है, तो उसको जिसको वर्थ लगेगी उसी का ही रिप्लाई उन्हें बनता है। वैसे तो देना तो सबका बनता है, लेकिन इररेलेवेंट अगर होगी तो वो आपके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। टाइम लिमिट क्या है कि बैंक के रिप्लाई आए को आपको 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 1 साल के बाद आपको याद रहे कि चलो मैं बैंक की कंप्लेंट कर देता हूँ। इफ़ नो रिप्लाई इज रिसीव्ड नॉट लेटर देन 1 ईयर और 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अब मान लीजिए कि 1 महीने का टाइम है आपके पास, ठीक है, आपने वेट किया बैंक का, नहीं आया, तो उसके 1 साल बाद तक अगर आपने कंप्लेंट नहीं डाली है तो आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। बिफोर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर लिमिटेशन एक्ट, चलो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। लिमिटेशन एक्ट क्या होता है, लिमिटेशन पीरियड क्या रहता है, कितने साल का होता है ये, 1 साल का होता है, 2 साल का, 3 साल का, 12 साल का, 13 साल का, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट, अब कंप्लेंट कौन डाल सकता है, कैसे डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता, किस केस में डाल सकता है, वो तो हमने देख लिया। सेटलमेंट किस तरीके से हो सकती है, रेजोल्यूशन किस तरीके से हो सकती है, वो हम जानेंगे। सेटलमेंट या तो एग्रीमेंट हो जाता है दोनों पार्टीज़ के बीच में, बैंक और कंप्लेनेंट के बीच में, ठीक है, या जब दोनों अपने टस से मस नहीं होते हैं तो बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या करता है, एक रेजोल्यूशन पास करता है कि हाँ इसका डिसीजन मेरा ये है, और अवार्ड दिया जाता है बैंकिंग ओम्बड्समैन के द्वारा। अवार्ड एक तरीके से कंपनसेशन होता है, वो बैंक को भी मिल सकता है, वो कंप्लेनेंट को भी मिल सकता है, या रिजेक्ट की जा सकती है एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो ये रिवॉर्ड वगैरह है उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले सेटलमेंट बाय एग्रीमेंट, दोनों की मीटिंग की जाती है, कंप्लेनेंट और बैंक की, दोनों को एक
एमिकेबल रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है, एक पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए बिठाया जाता है, मीटिंग की जाती है। अगर रिजोल्व हो गया तो दोनों को साइन करवाए जाते हैं पार्टी के रेजोल्यूशन पे, और एक्सेप्ट जो दोनों कर लेते हैं तो वो एक सेटलमेंट हो जाती है, ठीक है। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन ऑर्डर इज पास्ड ऑन दिस रेजोल्यूशन। लेकिन अगर मान लीजिए कि दोनों अपनी जगह अड़े हुए हैं, नोट सेटल्ड बाय एन एग्रीमेंट, ठीक है, विद इन पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंप्लेंट, ठीक है, अगर 1 महीने तक कोई भी उनका राजीनामा नहीं हुआ है, तो सबमिशंस के ध्यान में रखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए, अगर सेटिस्फाइड है कंप्लेंट जो जिसने की है उसके लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन, तो वो एक तरीके से एक अमाउंट जारी करते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। लेकिन अवार्ड क्या होता है ये जान लेते हैं पहले। अब बात आती है रिजेक्शन ऑफ बाय बैंकिंग ओम्बड्समैन। रिजेक्शन मैंने आपको बता ही दिया कि जो ग्राउंड है कंप्लेंट का, ठीक है, नॉट परमिटेड अंडर स्कीम, वो अगर स्कीम के अंडर में नहीं है तो भी रिजेक्शन हो सकती है। नॉट एलिजिबल ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन कंडीशन स्टेटेड इन स्कीम, किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन है तो नहीं है। वेल इन्वॉल्व इज बियॉन्ड द पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन, अगर मान लीजिए 5 करोड़ के लिए आपने लगा दिया तो बैंकिंग ओम्बड्समैन में नहीं आएगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट तक ही आप इसमें डाल सकते हैं। नोट सूटेबल, क्यों? क्योंकि उसके लिए फिर आपको अलग जगह जाना पड़ेगा। नोट सूटेबल फॉर एजुडिकेशन एज इट नीड्स एलोबरेट डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल एविडेंस। तो इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज अपनी रिटर्न में भी देती है और ओरल एविडेंस भी जो होता है, ठीक है, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। हैज़ नो सफिशिएंट कोज, कोई सफिशिएंट कारण नहीं मिला कंप्लेंट का, ठीक है। कंप्लेनेंट नोट परस्यूइंग द मैटर डिलीजेंटली, वो उसको सीरियस ही नहीं ले रहा है, या कोई किसी भी तरीके का लॉस नहीं हुआ है, अनकन्वीनियंस हुई ही नहीं है, ठीक है, तो आपकी इसके अंदर रिजेक्ट हो सकती है कंप्लेंट। द मैटर इधर पेंडिंग एट और डेल्ट विद बाय अनदर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, आर्बिटर या फॉर्म के पास ऑलरेडी चल रहा है तो भी आपकी रिजेक्ट हो सकती है। अब बात आती है अवार्ड की। हमने बात की कि अवार्ड दिया जाता है। व्हेन एन अवार्ड इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द कंप्लेनेंट एंड बैंक दे नीड टू टेक प्रेस्क्राइब्ड स्टेप्स टू कंप्लाई विद द रिवॉर्ड्स। कंप्लेनेंट जो है टू फर्निश द टू बैंक अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होती है। 30 दिन की अंदर अंदर ये रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ द रिवॉर्ड ये मिल जाती है, ठीक है। तो 30 दिन के अंदर अंदर उसे एक्सेप्ट करना होता है रिसीट के साथ। द बैंक टू कंप्लाई विद अवार्ड विद इन 1 मंथ ऑफ डेट ऑफ रिसीविंग लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। और 1 महीने के अंदर अंदर जब ये अवार्ड बैंक के पास पहुंच जाता है, रिटर्न में रिसीविंग लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंच जाता है, तो बैंक को वो कंप्लायंस उसका करना पड़ता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन के साथ रिटर्न में देना पड़ता है कि हमने इसका कंप्लायंस कर दिया। व्हेन एन अवार्ड इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एनी वन और मोर ऑफ द पार्टी एन अपील कैन बी फाइल्ड, ठीक है। अपीलेट अथॉरिटी को ये अपील दी जा सकती है कि मेरे साथ गलत हुआ है। और इसके अपीलेट अथॉरिटी कौन होती है, इसके लिए डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते आए हैं, इस बार भी बन सकता है। अपीलेट अथॉरिटी मीन्स डेप्यूटी गवर्नर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम, ठीक है। जो डेप्यूटी गवर्नर इस स्कीम के देख रेख कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास आपकी अपील जा सकती है अगर आपको या कंप्लेनेंट को, यानी बैंक को या कंप्लेनेंट को, दोनों में से किसी को भी या किसी एक को भी वो अवार्ड नहीं पसंद आया है। तो अब बात आती है कि अवार्ड दे दिया गया, ठीक है, तो टाइम लिमिट क्या है अपील डालने की? अपील डालने की टाइम लिमिट है विद इन 30 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ अवार्ड कॉपी, या फर्दर 30 डेज इफ अपीलेट अथॉरिटी परमिट्स ऑन अकाउंट ऑफ सफिशिएंट रीजंस। अगर कोई स्पेसिफिक रीज़न रहे थे कि आप कंप्लेंट क्यों नहीं कर, इसकी अपील क्यों नहीं कर पाए इन 30 दिनों के अंदर जो बीते हैं, जो अवार्ड जिस दिन दिया था उससे 30 दिन, तो आपको फर्दर 30 डेज मिल सकते हैं। कंप्लेनेंट की बात चल रही है ये। लेकिन बैंक के लिए अगर हम बात करें तो विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम कंप्लेनेंट, ठीक है। डिसीजन टू फाइल एन अपील बाय बैंक शुड बी टेकन एट लेवल ऑफ इट्स चेयरमैन एमडी। चेयरमैन एमडी सीईओ ईडी वगैरह ही है, वो डिसीजन ले सकते हैं कि ये हमें अपील करनी है कि नहीं। ऐसे नहीं कि किसी भी ब्रांच ने सोच लिया कि चलो अपील करते हैं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अपील अगेंस्ट रिजेक्शन ऑफ कंप्लेंट, रिजेक्शन ऑफ कंप्लेंट अगर हुई है तो वो भी 30 दिन के अंदर अंदर, रिजेक्शन ऑर्डर जो मिला है उसके 30 दिन के अंदर अंदर अपील की जा सकती है कि आपके अकॉर्डिंग अगर आपको लगा हो कि ये मेरी जेन्युइन जो अपील थी, मतलब जेन्युइन जो दिक्कत थी, लेकिन उसको बैंक आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया। अपीलेट अथॉरिटी शैल गिव द पार्टीज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर डिसाइडिंग ऑन द अपील। दोनों को सुनना पड़ेगा। अपीलेट अथॉरिटी में डिसमिस द अपील, डिसमिस भी कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं अपील को, ठीक है। रिमाइंड द लेटर टू बैंकिंग ओम्बड्समैन फॉर फ्रेश डिस्पोजल इन अकॉर्डेंस विद इट्स डायरेक्शन। रिमाइंड का मतलब क्या होता है कि दोबारा भेज देना
किसके पास, बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास, एज ए फ्रेश डिस्पोजल, इसको फ्रेश अपील मान के आप दोबारा इसके ऊपर सुनवाई कीजिए, या मॉडिफाई कर सकते हैं अवार्ड को, ठीक है, अमाउंट के अंदर कम ज़्यादा कर सकते हैं, या कोई और ऑर्डर पास कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अंडर द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड फॉर, कंप्लेंट किसके लिए की जा सकती है, एनी टाइप ऑफ ग्रीवेंसेस अ पर्सन हैज़ विद बैंक, डिले इन हैंडलिंग मैटर बाय ए बैंक, एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन स्कीम, डेफिशिएंसी इन सर्विस एट ब्रांचेस फॉर ए बैंक। तो इस तरीके के जो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें आंसर आपको देना है, कमेंट करके बताइएगा, वरना मैं तो आपको बता ही दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। बैंक ए हैज़ ए ब्रांच, इससे रिलेटेड ऐसे आपकी लगेगा कि कुछ एक केस स्टडी बना के दे दी गई है। बैंक ए हैज़ ब्रांच एट CP न्यू दिल्ली, मिस्टर एक्स अ कस्टमर ऑफ ब्रांच हैज़ ग्रीवियंस अबाउट डेफिशिएंसी इन सर्विस एट द ब्रांच। मिस्टर एक्स को कोई दिक्कत महसूस हुई है। मिस्टर एक्स कैन फाइल अ कंप्लेंट विद द बैंकिंग ओम्बड्समैन एट द बैंकिंग ओम्बड्समैन लोकेटेड एट, कहाँ पर ये डाल सकते हैं, मिस्टर एक्स रिजाइडिंग एट प्रेजेंट जयपुर, जयपुर में रहते हैं तो जयपुर में डाल सकते हैं क्या, मुंबई में डाल सकते हैं क्या, या न्यू दिल्ली में जहां ब्रांच है, या किसी भी प्लेस पे जाके डाल सकते हैं। तो बैंकिंग के लिए देखा गया था कि जिसकी ज्यूरिडिक्शन में, जिस बैंकिंग ओम्बड्समैन की ज्यूरिडिक्शन में वो ब्रांच आती है वहीं डाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के केस में कहाँ आपकी बिलिंग एड्रेस है वहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये बैंक की बात चल रही है तो न्यू दिल्ली में ही इसकी कंप्लेंट डलेगी, ठीक है। बैकग्राउंड जो है इंटरनल ओम्बड्समैन है उसका, ठीक है। तो जो आरबीआई के पास जाने से पहले बैंकों को कहा गया है कि आप अपना इंटरनल ओम्बड्समैन एक एक बैठाइए, ठीक है, जो ये देखेगा कि क्या कंप्लेंट्स आ रही हैं, और वो बाद में अगर आपके पास रिजोल्व ना हो तो हमारे पास आनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की थी द इंटरनल ओम्बड्समैन वाज डेजिग्नेटेड एज चीफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर। 2015 के अंदर आरबीआई ने ये मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया था। इससे क्या ऑब्जेक्टिव क्या थे इस स्कीम के, स्ट्रेंथनिंग द ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम विद इन बैंक्स, बैंक के अंदर ही वो सारी जो समस्याएं हैं वो सुलझ जाएं। एक इंडिपेंडेंट हाई लेवल अथॉरिटी बैंक के अंदर होनी चाहिए जो रिव्यू करे रिजेक्टेड कंप्लेंट्स को, कि ऐसे नहीं है कि वैसे ही किसी की कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी जाए, ठीक है। इसको भी रिव्यू करने के लिए ये हायर लेवल पे अथॉरिटी होनी चाहिए। मिनिमाइजिंग द नीड ऑफ कस्टमर टू अप्रोच अदर फोरा, ठीक है। तो मिनिमाइजिंग द नीड फॉर द कस्टमर, फोरा मतलब अदर साइड जो है बाहर ओम्बड्समैन के पास जाने से पहले जो कस्टमर है उसको पहले ही सुलझा दिया जाए, ठीक है। तो उसकी नीड को ही खत्म कर दिया जाए कि उसको दूसरी तरफ जाना ही ना पड़े, इसका ऑब्जेक्टिव ये था। इनिशियली जो स्कीम थी वो कवर कर रही थी किसको, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, प्राइवेट सेक्टर बैंक को, फॉरेन बैंक्स को, ठीक है। इन सितंबर 2018 आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम 2018 फॉर्मलाइजिंग द scheme was made available to all scheduled commercial banks having more than 10 banking outlets excluding regional rural banks, ठीक है। तो ये सारे जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं जिनकी ब्रांचेस 10 से ज़्यादा हैं, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक को छोड़ के सारों के पास ये स्कीम लाई गई है, इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम 2018। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे इसका, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये सीरीज़ के अंदर आपको इस तरीके के अच्छे से सेशंस मिल रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई और स्पेसिफिक सेशन आप चाहते हैं तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है इंडिया के अंदर, क्योंकि जेआईबी के लिए बड़ा ही फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा से, ये हम करवाने वाले हैं। सीआईबी तक आपका क्लियर करवा के छोड़ेंगे, हैंड होल्डिंग गाइडली आपके साथ रखने वाला है। चैप्टर वाइज सेशन, ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स और एमसीक्यू मॉड्यूल वाइज आपके लिए लेके आ रहे हैं। चिंता मत कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, डिसलाइक कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कमी रह गई थी ताकि हम उसको सुधार सकें। शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।